हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप हमारे प्यारे बच्चे हो, इसलिए आपको थोड़ा सा और पॉलिश्ड ज्ञान दे देते हैं इस बजट 2024-25 का। कैसे ये बजट हमारे इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है। आप वैसे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट आ रहे हैं उसको पढ़ ही रहे हैं। बेस्ट क्या है कि आप जैसे जो स्टूडेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, वो यदि अपने बुद्धि से इंटरप्रेट करे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। आपको धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगा। जब तक कि आप हमारे एज तक पहुंचेंगे तब तक आपको पता चलने लगेगा कि यस बजट क्या होता है। जैसे हम तो बहुत लेट से शुरू किए सब समझना, आप लोग आज से शुरू कर सकते हैं। यही हमारे नए ज़माने का पावर है। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने जानते हैं कि इस बार जो सरकार है वो एनडीए है, मिली जुली सरकार है, अलायंस है। तो एक पर्टिकुलर पार्टी का व्यू इस बजट में आने का उम्मीद कम था और वैसा ही हुआ। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, जैसे कि पहले जो यूपीए सरकार थी वो सोचती थी कि किस तरीके से किसान का भला हो, किस तरह से यूथ का भला हो, किस तरह से नौकरी करने वालों का भला हो। तो वो चीज़ का एलिमेंट यहाँ पे दिखा। और हमारी जो बीजेपी सरकार थी वो प्योरली कैपिटलिज्म के एंगल से सोच रही थी कि किस तरह से अग्रेसिवली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो, अग्रेसिवली डिफेंस पे काम हो। तो वो चीज़ को थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेशन में कंफ्यूजन चल रहा था डाइल्यूट होता हुआ दिखा। खैर, एज अ टीचर आई विल लाइक टू शेयर विथ यू सम good thoughts as regards what is there for you all, what is there here for a student like you, a youth like you, right? तो उसके हिसाब से क्या क्या है। ऐसे तो बजट में बताया गया कि गरीबों का ध्यान रखा गया है, महिलाओं का ध्यान रखा गया है, युवाओं का ध्यान रखा गया है और फार्मर्स यानी अन्नदाता का ध्यान रखा गया है इस बजट में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरह से प्रेजेंट किया हुआ। मैं तो ये भी सोचता हूँ कि यार कितना अच्छा से कोई प्रेजेंट कर रहा है, कितना अच्छा से कोई सोच के लिख रहा है। वाओ, मतलब आप जैसे कोई लोग अगर मान लो कल को बजट बनाएंगे तो क्या ऐसा बना पाएंगे? मतलब बजट बनाने ही बोला जाए, बजट प्रेजेंट ही करने बोला जाए, तो मैं ऐसे भी सोचता हूँ वाओ कितना अच्छा से लिखा है। तो कितना अच्छा से थीम सोचा है, डिज़ाइन सोचा है। बजट का थीम क्या रखा गया था कि कैसे यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, कैसे उनको स्किल अप किया जाए, कैसे यूथ लोग जो अपना धंधा पानी करते हैं एमएसएमई उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे मिडिल क्लास को ग्रो कराया जाए। प्रायोरिटीज़ फॉर विकसित भारत के लिए काफ़ी सारे जगह प्रायोरिटीज़ रखे गए, जैसे एग्रीकल्चरल। तो मैं एग्रीकल्चर पे अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको आपके एंगल से समझाना चाह रहा हूँ। मैं पूरा बजट का डॉक्यूमेंट थोड़ी ना रीड करूँगा आपके लिए। ये डॉक्यूमेंट सब जगह आ चुका है, आप वो पढ़ सकते हैं आराम से। तो फार्मर के लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के लिए क्या है, ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयर्स को एक बेनिफिट दिया गया है कि जो भी नए लोग एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम में एनरोल होते हैं, ठीक है, उनको 1 मंथ वेजेस दिया जाएगा इन ऑल फॉर्मल सेक्टर्स। That will be given in 3 installments and that will be restricted up to ₹15,000। तो 15,000 तक का जॉब जिनको मिले उनको बेसिकली एक एक्स्ट्रा महीने का वेजेस मिलेगा। अब ये पैसा किसको मिलेगा, एम्प्लॉई को डायरेक्टली मिलेगा कि एम्प्लॉयर को मिलेगा, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अब आपका किसी कंपनी में जॉब वॉब लगे तो 15,000 तक का अमाउंट आपका कंपनी भी आपके नाम पे ले सकता है। एक एम्प्लॉयर के एंगल से सोचें तो एम्प्लॉयर के बेनिफिट है, और एम्प्लॉई को अगर बेनिफिट पास करवाना हो, एम्प्लॉयर ऐसा सोचता है एम्प्लॉय को बेनिफिट पास करवाना हो, तो एम्प्लॉई भी एक तरह से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा विड्रॉ कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे लिख रहा है एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट यूथ, ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्टली टू एम्प्लॉई आना चाहिए, ऐसा लग रहा है, या एम्प्लॉई के हो सकता है कोई प्रोविडेंट फंड अकाउंट में चला जाए। दूसरा, जैसे आपको मालूम है प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयर से भी कंट्रीब्यूशन लेता है, एम्प्लॉय से भी लेता है। तो एम्प्लॉयर के तरफ से 3,000 रुपया पर मंथ का जो कंट्रीब्यूशन है फॉर 2 years फॉर ऑल न्यू हायर्स
गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है कि एम्प्लॉयर तुमको कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर देगा, तुम बस नया हायर करो। ठीक है, तो ये नया जॉब्स क्रिएट करेगा। मतलब एक तरह से ये कंपनीज को बेनिफिट करेगा कि कंपनीज को क्या मिलने वाला है, 3,000 रुपया हाथ में पैसा मिल जाने वाला है। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यदि है तो उनके लिए फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए इंसेंटिव टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फॉर EPFO contribution in the specified scale for the first 4 years, which is also expected to benefit 30 lakh youth। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशंस के लिए हम लोग एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों जमा करेंगे पहला 4 साल तक। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट जमा करता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉय का एक्स्ट्रा बेनिफिट और एम्प्लॉयर का भी एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। तो इधर में क्या हुआ, एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया, इधर में क्या बोला, देखो एम्प्लॉयर को बेनिफिट दिया एक तरह से, और इधर में दोनों को बेनिफिट दे दिया, बोथ बेनिफिट हैज कम। ठीक है, तो क्या कुड यू अंडरस्टैंड प्रेजेंटेशन? मैं देखता हूँ वाह क्या प्रेजेंटेशन किया है, बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि कल को आपका कोई हाल फिलहाल का कोई भाई कहीं जॉब ज्वाइन कर रहा है, बहन जॉब ज्वाइन कर रही है, मम्मी पापा कोई भी पहचान का है, तो आप भी उनको ये आइडिया दे सकते हैं अगर आपको याद रह जाए तो। दूसरा, गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विमेन वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करें। वो ज़माना गया कि यार विमेन घर में बैठ के घर का काम देखें, वो ज़माना गया। वो आप लोग को भी इनकरेज करना चाहिए अपने घर में विमेन को काम पे आगे बढ़ावा देने के लिए। गवर्नमेंट भी ये चाह रहा है, देश की उन्नति उसी में है, तो व्हाई नॉट यू ऑल्सो पुश और मोटिवेट योर विमेन अराउंड यू। ठीक है, तो उनके लिए क्रैशेस तक अब इस्टेब्लिश करेंगे। क्रैशेस क्या होते हैं, जहाँ पर बच्चों को छोड़ के काम करने जा सकती है माएँ। छोटे बच्चे हैं तो क्या हुआ, माँ बैठी रहेगी जब तक बच्चे बड़े नहीं होंगे, तो माँ बच्चे को लेकर काम पे जाएंगी और क्रश में छोड़ देंगी। क्रश में उस बच्चे का ध्यान रखा जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाएगा, फिर माँ काम करके वापस बच्चे को लेकर चल जाएंगी। सोचो। और उसके अलावा बच्चे जो स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए 7.5 लाख, स्टार्टअप नहीं, जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, स्टार्टअप का तो बाद में आएगा, जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं 7.5 लाख रुपए का एक फंड उनको दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। और 10 लाख रुपए का हायर एजुकेशन लोन भी दिया जाने का बात हो रहा है, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3%, मतलब 3% डिस्काउंट के साथ वो इंटरेस्ट रेट लगा के दिया जाएगा। स्किलिंग प्रोग्राम बोलकर गवर्नमेंट कई सारे प्रोग्राम बनाएंगे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड किए जाएंगे। इसमें बेसिक आइडिया क्या है कि जैसे ब्यूटिशियन बनना है या प्लम्बर बनना है या फिर हार्डवेयर इंजीनियर बनना है या फिर इलेक्ट्रिशियन बनना है, तो उन जैसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए ऐसा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाया जाता है। तो जो समझ गए आप, जो घर अलग अलग टाइप के मिस्त्री होते हैं उनको स्किल्ड प्रोग्राम्स के थ्रू बना दिए जाएंगे यंगस्टर्स को, और उसके बाद उनका कोर्स इंडस्ट्री अलाइंड होगा जैसा कि इंडस्ट्री का दरकार है। और 20 लाख यूथ को 5 साल में तैयार करने का प्रोग्राम किया गया है। तो क्या था ना, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बोलकर पहले शुरू भी हुआ था, बट बीच में ना थोड़ा वो कोविड के बाद पूरा गड़बड़ा गया, तो उसको रिहेबिलिट करने का बहुत सारा रिक्वेस्ट चल भी रहा था, बट गवर्नमेंट क्या उसका फंडिंग नहीं कर रही थी। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अभी लास्ट 3-4 साल में ना उस चीज़ से दूसरी जगह फोकस हो गई थी, तो अभी वापस गवर्नमेंट इस पर फोकस करेगी। तो ये क्या आप लोगों के लिए डायरेक्टली रेलिवेंट है क्या? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि आप लोग तो CMA CA जैसे पढ़ाई करके स्किल्ड हो रहे हो। तो ये उनके लिए है जो मान लो यूथ है बट अब कोई काम ही नहीं समझ में आ रहा, पढ़ाई भी ऐसा कुछ नहीं किया, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर वो अगर कोई कोर्स कर लेते हैं तो उनको कहीं ना कहीं जैसे कोई सर्विस सेंटर में काम मिल जाए, मैकेनिक का, इलेक्ट्रिशियन का, कंप्यूटर इंजीनियर का, हार्डवेयर का, लेडीज़ लोग को पार्लर का, ब्यूटिशियन का कोर्स होता है वहाँ पे, नर्सिंग का कोर्स होता है, ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज वहाँ पे बनाया जाएगा। अब कहाँ पे क्या अवेलेबल होगा वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, फिर इसके बाद
और भी बहुत सारे योजना हैं, मैं ये सब अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, बट मैं आपको दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़रूर इन सब के बारे में पढ़िए, जानिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। जैसा कि आप लोग सीए या सीएमए कोर्स पढ़ते हो तो आप लोग को इंटर्नशिप मैंडेटरी करना पड़ता है। तो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इंटर्नशिप में लर्न बाय डूइंग होता है। क्लास में बैठ के वीडियो देख के जो डूइंग होता है वो 10% काम आता है, मतलब वो 10% ही लर्निंग मानी जाती है। असली लर्निंग लर्न बाय डूइंग होती है। लर्न बाय डूइंग आपको कब समझ में आएगा? जब आप इंटर्नशिप में जाओगे। तो नॉर्मली जैसे आज भी एक स्टूडेंट हमारे से मिलने आए थे, तो जस्ट बीकॉम में भी एंट्री लिए हैं, अभी क्या करोगे सर? पता नहीं, अभी आने वाला 2 महीना तो बस देखते हैं, कॉलेज जाएंगे, अगला 2 हफ्ता बाद कॉलेज खुलेगा तो देखते हैं क्या करेंगे। मतलब देखते नहीं, कल से ही आपको ऑफिस चले जाना है, ये सोच के चलना है। पापा का ऑफिस है तो पापा का, कोई पापा के पहचान का ऑफिस है तो वहाँ, नहीं तो घर पे तो रहना ही नहीं। इट्स जस्ट लाइक यू आर हैविंग वन हाई पावर मशीन and you are not using it, you're just keeping it idle and finding a suitable day to use it. So it's like your brain, which is a very high configured machine, and you are just putting it idle. You're thinking that I'll use after 2 weeks, 3 weeks. What's the point? तो आपको तो नेक्स्ट डे से यूज करना है। ऑफिस में जाके जो काम दे वो काम करना है, जेरोक्स दे जेरोक्स करना है, स्टेपल करने दे स्टेपल करना है, फाइलिंग करने दे फाइलिंग करना है। इनफैक्ट चाय नाश्ता पकड़ाने बोले तो वो भी कराने का कोशिश करना है, सो दैट आपको वो भी करना तो आए। घर में तो लेना आता है, देना आता है क्या? तो ऐसा करने से कोई इज्जत विज्जत पे बात नहीं आती। पॉइंट इज आप सीखते हो कि कैसे केयर किया जाता है। जैसे आप सोचो आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो आप अपने हाथ से उनका केयर करना पसंद करोगे कि कोई सर्वेंट को बोल के बोलोगे उसको वो दे दो? तो सर्वेंट से मज़ा नहीं आता। मेहमान अच्छा कब फील करता है? जब आप केयर करता है। ऐसे ऑफिस में भी जब ऑफिस के लोग एक दूसरे का केयर करते हैं ना तो उसमें मज़ा आता है। ऑफिस में होते हैं जेनिटर्स, पियोन्स होते हैं जो ये सब हेल्प कर सकते हैं, बट बेस्ट कब मज़ा आता है? जब आप खुद करते हो। तो वो भी तो करना सीखना पड़ेगा ना, घर में तो करने का हैबिट नहीं है। ऐसे कुछ भी कंप्यूटर टाइपिंग का काम मिल गया, लेटर टाइपिंग का काम मिल गया, वेबसाइट बनाने का, ठीक करने का, करेक्शन करने का, कुछ भी काम मिल जाए वो करना है। तो ये इंटर्नशिप है। सिंगापुर में क्लास 7 से इंटर्नशिप करना पड़ता है और गवर्नमेंट भर भर के कैंडिडेट्स को स्कूलों से उठा लेता है। जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जाते हो, जितने वहाँ पर पब्लिक पार्क्स में आप जाते हो, टूरिस्ट प्लेसेस पे आप जाते हो, वहाँ पे सब स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे होते हैं। पता चलता है वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं। उनको लाइफ का रियलिस्टिक अप्रोच समझाया जा रहा है कि कैसे खड़े रह के काम किया जाता है, कैसे टाइम पे टिफ़िन खाया जाता है, कैसे ग्रीट किया जाता है, कैसे हाथ मिलाया जाता है, कैसे बात किया जाता है। तो वो इंटर्नशिप रियल में गेम चेंजर होता है। तो जो बच्चे डमी इंटर्नशिप लेते हैं, प्लीज़ आप डमी एकदम मत लीजिएगा, आप अपना करियर स्पॉइल कर लेंगे। तो गवर्नमेंट भी क्या चाहता है कि आप लोग के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे। तो टॉप 500 कंपनीज़ में सबको इंटर्नशिप मिल पाए, इसका साधन कुछ बनाया जा रहा है, जिससे कि नेक्स्ट 5 साल में 1 करोड़ लोग को इंटर्नशिप मिल जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट के तरफ से 5,000 रुपया पर मंथ एंड वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 6,000 अलाउड होगा। बट दैट विल कम फ्रॉम कंपनीज ओन CSR फंड। कंपनी क्या करेगा, अपना CSR करता है, उनका 5% प्रॉफिट में उनको देना पड़ता है समाज के कल्याण के लिए। तो उन लोग CSR रिपोर्टिंग में ना ब्रेकअप डाल देंगे कि आपने कितने इंटर्न्स को ट्रेन किया और कितनों को ऐसा रुपया दिया। बेसिकली कम नहीं देगा, गवर्नमेंट बस अपना रिपोर्टिंग मैकेनिज्म चेंज करेगा। बट ये एक नया अपॉर्चुनिटी खुल रहा है। अब आप लोग को इसमें जाके इंटर्नशिप करना है क्या? देखिए, वो आपका कोर्स का क्राइटेरिया अलग है, बट आप उनको गाइड करो ना जो आप जैसा कोर्स नहीं कर रहे हैं। उनको घर बैठ के क्या अचार डालना है भाई, ट्राई करना है सब अपॉर्चुनिटीज़। अब ये सब अपॉर्चुनिटीज़ का विंडोज़ के ऊपर थोड़ा यूट्यूब में जांच पड़ताल करना पड़ेगा। जैसे जैसे अपडेट्स आएगा पता चलेगा हम लोग को और इस पर क्या हो रहा है, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टी अगर घर में कोई खरीद रहे हो तो विमेन के नाम पे खरीदना, तो आपका स्टैम्प ड्यूटी कम लगेगा। सोना आपको खरीदना हो तो अभी खरीद लेना, क्योंकि उस पर थोड़ा सा ड्यूटी कम हुआ है। और मंदिर वंदिर जो गया से हमारे बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, ठीक है, कि आप लोगों के वहाँ पर एकदम टूरिज़्म डेवलप होने वाला है। जैसे कि बनारस में डेवलप हुआ है, जैसे अयोध्या में डेवलप हुआ है, वैसे जल्दी
विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर जैसा कॉरिडोर बनेगा वहाँ पे। और नालंदा को भी टूरिज्म सेंटर की तरह प्लस उसकी यूनिवर्सिटी को भी रिवाइव किया जाएगा। वेरी नाइस। तो गया वाले, आप लोग गया छोड़ छोड़ के जा रहे हो, लोग इंडिया से अब गया जाएंगे, बताइए खोजिए गया में क्या काम कर सकते हैं, सोचिए। कुछ ज़रूरी नहीं है कि कोई टॉप 500 कंपनीज ही होगा तो ही गया में आप रहकर विकसित कर सकते हैं। आप गया में भी बहुत सारा काम खोज सकते हैं अपनी पढ़ाई के बदौलत, जो आपको भी विकसित करेगा और आपके परिवार को भी। खैर, और क्या है, आप लोग को ये इच्छा होती है जानने में कि इनकम टैक्स वगैरह का क्या है। तो इनकम टैक्स का पहले तो ये जो पढ़ाई है, जो भी चेंजेस हैं, वो सब का सब आपके इस साल सिलेबस में लागू नहीं है। जो भी इस साल आता है वो आपका अगला साल लागू होगा, ठीक है। इस साल का जो फाइनेंस एक्ट अभी एप्लीकेबल होगा वो अगला साल का एग्ज़ाम में लागू होगा। यानी कि कब का एग्ज़ाम में लागू होगा? जून और दिसंबर। जून अगला साल और दिसंबर अगला साल। जून 25 दिसंबर 25 नया फाइनेंस एक्ट के हिसाब से चलेगा। तो जून 25 के लिए ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने हो सकता है ऑलरेडी क्लासेस ले ली हैं, तो उधर इंस्टीट्यूट का थोड़ा अपडेट्स आएगा जहाँ पर बोलेगा कि नया फाइनेंस एक्ट के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आपको हम पूछेंगे। चूँकि नॉर्मली ये बजट फरवरी में आ जाता है, इस बार जो बजट आया जुलाई में आया, तो हो सकता है इंस्टीट्यूट बोले जून 25 में भी लागू नहीं होगा, दिसंबर 25 में लागू होगा। ये इंस्टीट्यूट की तरफ से जब नोटिफिकेशन आएगा तो थोड़ा उधर अलर्ट रहना पड़ेगा। फिलहाल के तो जो सर लोग पढ़ा रहे वही बताएंगे आपको टैक्स के लिए। मेरा अंदाज़ा है कि जून 25 में इससे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, दिसंबर में कुछ नहीं आएगा। ओके, एक खुशखबरी आप लोग के लिए, मोबाइल पे कस्टम्स ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है, ठीक है। तो इस कारण से मोबाइल फ़ोन आप लोग के लिए थोड़ा सस्ता होने वाला है। और आपने देखा ही है सोना और चांदी पे भी कम होने वाला है। तो घर में सोना चांदी खरीदना है तो बोलो जल्दी जल्दी खरीद ले, नहीं तो अभी सुनने में आ रहा है कि उस पर GST भी बढ़ाने का बात हो रहा है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैपिटल गेन को लेकर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट जो है वो 20% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन का रेट 12.5 कर दिया गया है। LTCG 1 लाख से ऊपर पे लगता था, अब 1.25 लाख से ऊपर लगेगा। तो बेसिक लिमिट जो है वो 1.25 लाख से ऊपर पे लगेगा, ठीक है, फॉर LTCG। ये पहले 1 लाख था, अब 1.25 लाख। स्टार्टअप वगैरह को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया है, हटा ही दिया गया है, ठीक है। डोमेस्टिक क्रूज जो ऑपरेट करते हैं उनके लिए टैक्स रिजाइम को और सिंपल किया जाएगा। जैसे जो क्रूज चला रहे, मान लीजिए कोई एक शहर से दूसरा शहर ले जा रहे हैं या एक किनारा से दूसरा किनारा ले जा रहे हैं, जो फॉरेन कंपनीज नॉर्मली जो टूरिज्म चला रही है इंडिया में, क्रूज बिजनेस, उनके लिए ये रूल ज़्यादा एप्लीकेबल है। फॉरेन कंपनीज का टैक्स रेट 40% से 35% कर दिया गया है। और न्यू टैक्स रिजाइम को और फर्दर सिंप्लीफाई किया गया है। उसमें टैक्स रेट आप लोग ये पढ़े हुए होते हैं, 0 से 3 लाख पे 0, 3 से 7 लाख पे 5%, 7 से 10 लाख पे 10%, 10 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 लाख पे 20% और 15 लाख से ज़्यादा पे 30% टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसा करने से अभी जो सिंप्लीफिकेशन हुआ है 17,500 का टैक्स अप्रॉक्सीमेटली बच रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ को 50,000 मिलता था उसको बढ़ा के 75 कर दिया गया है, जिससे कि सैलरी का पैसा ज़्यादा हाथ में आए, टैक्स कम कटे। फैमिली पेंशन में जो पैसा जमा करेगा उसमें डिडक्शन 15,000 से 25,000 कर दिया गया है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिएगा, ज़्यादा कमाने वाला में विमेन को खड़ा किया गया है। विमेन तुम पीछे मत रहना, ठीक है। और बाकी तो देखिए ये सब बड़ी बड़ी बातें भी आपको डाइजेस्ट करना कितना आसान लगेगा अगर आप इकोनॉमी से जुड़े हुए हो, बहुत ज़्यादा अपडेट रखते हो करंट अफेयर्स का, तो आपको पढ़ के पता चलेगा। फिलहाल मेजर आइटम गवर्नमेंट का फोकस में डिफेंस ही है, फिर रूरल डेवलपमेंट सेकंड फोकस आ गया, एग्रीकल्चरल थर्ड फोकस आ गया। अभी क्या होता अगर ये दो अभी NDA सरकार, ये मिलीजुली सरकार नहीं होती तो शायद ये दो थोड़ा सा पीछे चलता, बाकी सब और ऊपर आ जाता। खैर ये भी बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट का टॉप 5 फोकस में एजुकेशन भी आया है। देखो अब कैसे हम लोगों के लिए परिवर्तन आता है वो तो हमें इवेंचुअली पता चलेगा, ठीक है। और बाकी सब तो ठीक है, इतना ही है फिलहाल के लिए। और डॉक्यूमेंट को थोड़ा शांति से ना, इत्मीनान से बैठ के पढ़िए 2-3 बार,
भैया आप फाइनेंस के स्टूडेंट है और आपको समझ नहीं आया तो किसको आएगा। और आपसे शुरुआत करनी है, हर साल फिर फॉलो करना है, बजट का डेट को सेट असाइड कर लेना कि भाई ध्यान से पढ़ना है मेरे को, तो बजट में जो भी है तो फॉलो करते रहोगे ना तो एक कंटिन्यूस लर्निंग होती रहेगी। और जब तक कि 5-7 साल 10 साल बीता तब तक आप बजट के ऐसे चैंपियन हो जाओगे कि आपको लगेगा बजट अभी बताते हैं, बजट अभी बताते हैं। लोग आपसे सुनने के लिए वेट करेंगे। बजट मतलब ये भैया दीदी को सब कुछ पता होता है, भैया ठीक से समझ लो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल एंड आई विल सी यू सून। आई होप आपको बड़ा अच्छा लगा हो। ओके, देखते हैं एसजीसी में भी क्या इनिशिएटिव्स चालू करें, गवर्नमेंट के लाइन पर कैसे हो। ये CA से तो गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, बट गवर्नमेंट चाह रहा है कि इंटर्नशिप वगैरह इनको प्रायोरिटी किया जाए। तो एसजीसी में एक इनिशिएटिव वैसे हम लोग लिए हैं आस्क ट्री नाम का। तो आस्क ट्री एक हमारा डिवीज़न है जो बच्चों को गाइड करता है कि कहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहिए, कौन सा फील्ड में इंटर्नशिप करना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर हमारा फोकस है। तो इंटर्नशिप का फोकस गवर्नमेंट पे भी है। देखते हैं और खुदाई करके कि क्या निकल के आता है, लेट्स सी। तब तक अपना ध्यान रखिए, है ना। और बजट के बारे में खबर थोड़ा सा और अच्छे से लोगों को एजुकेट करिए। जस्ट खाली जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आ रहा है उसको पढ़ के संतावना मत दीजिए, अपने आप भी थोड़ा पढ़ के समझिए, सवाल पूछिए। सी यू।